नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रतिरोध के संयोजन के बारे में। देखिए, पिछला वाला जो हमने वीडियो बनाया था वो प्रतिरोध के ऊपर ही था। एक पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप संपूर्ण चैनल खोलकर उसको देख सकते हैं आसानी से। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या कारण है, सारी चीज हम आराम से समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई वैद्युतिक परिपथ है। मान लीजिए ये मुझे यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने इसको सप्लाई से जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने एक वैद्युतिक युक्ति है उसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। माना कि ये कोई एलईडी बल्ब है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और युक्ति, कोई भी युक्ति है, माना कि जैसे कि ये कोई भी मैंने युक्ति बना दी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कैसे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कोई और चीज़ यहाँ पे एक और इंस्टॉल कर दी। अब जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कि इसको जो धारा चाहिए वो इसको वही धारा चाहिए, जरूरी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों को बराबर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं। होता ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ा कम चाहिए, इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसको अधिक चाहिए और इसको क्या चाहिए, कम चाहिए। कम धारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ से जो धारा, जैसे कि यहाँ से अपन सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ से कोई धारा जो निकल रही है वो 10 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो 10 एम्पियर की जो धारा निकल रही है, देखिए यहाँ जो धारा गुजरेगी, 10 एम्पियर की धारा गुजरेगी, यहाँ से जो गुजर रही है वो भी 10 एम्पियर की गुजर रही है। तो दोनों को समान मात्रा में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो समान मात्रा में मिल रही है। दोनों को धारा जो मिल रही है, दोनों को जो करंट जो मिल रहा है वो दोनों को क्या मिल रहा है, बराबर। किंतु ये कहता है कि नहीं, मुझे कम चाहिए, मुझे इतनी धारा की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसको ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो 10 एम्पियर ही चाहिए, पूरी की पूरी 10 एम्पियर चाहिए। तो इसको तो हमने क्या किया, 10 एम्पियर दे दिया। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 एम्पियर मिलने के बाद इस जगह पे, जैसे कि इस जगह पे यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब मैंने समझाया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में या इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह एक धारा होती है। तो 10 एम्पियर की जो धारा है तो यहाँ पे कितना कम करना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया जाता है कि आगे धारा का प्रवाह कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा दिया गया। प्रतिरोध लगाने से यहाँ से जो धारा 10 एम्पियर की बह रही थी वो यहाँ तक तो 10 एम्पियर जाएगी, किंतु इससे आगे उस धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। इसी कारण क्या लगा दिए जाते हैं, प्रतिरोध। ठीक है भाई, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रतिरोध का संयोजन, अब देखो ये जो संयोजन होता है ये अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, देखिए जैसे कि माना कि एक होता है श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पे अगर मैं श्रेणी संयोजन की बात करूँ, श्रेणी संयोजन की, तो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध हमने लगाया ये श्रेणी संयोजन में ही है। देखो, मैंने पहले वाला जो पार्ट पढ़ाया था वो आपको पढ़ लेना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए एक पूरा परिपथ जो है, यानी कि एक बंद परिपथ होना जरूरी है। यदि परिपथ खुला है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें गमन नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेंगे तो धारा का प्रवाह क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि धारा उसमें से नहीं गुजर सकती। तो इसमें होता क्या है, श्रेणी संयोजन में दिक्कत क्या है भाई। श्रेणी संयोजन में दिक्कत यह है कि यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कोई युक्ति लगा दी। अब अगर किसी कारणवश यदि ये युक्ति खराब हो जाती है, माना कि ये एक बल्ब है, अगर ये बल्ब जो है, वैद्युतिक बल्ब जो है, ये अगर खराब हो जाता है,
यहाँ से ये खराब हो गया, तो ये समझो कि इसका एक कनेक्शन टूट गया। तो यहाँ से अगर ये कनेक्शन टूट गया तो क्या विद्युत धारा इससे आगे जा पाएगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं जा पाएगी। तो विद्युत धारा आगे जा नहीं पाएगी, इधर से तो धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, लेकिन इधर वाली जो धारा है वो यहाँ तक ही आ रही है। यहाँ पे ये जो परिपथ लगा हुआ था, ये जो यहाँ पे युक्ति लगी हुई थी, ये यहाँ पे खराब होने के कारण धारा का प्रवाह आगे नहीं हो पाएगा। तो धारा का आगे प्रवाह नहीं हो पाएगा तो ये जो युक्ति है ये भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तो खुला परिपथ हो गया, और खुला परिपथ में तो विद्युत धारा बहेगी नहीं, विद्युत धारा आगे गमन नहीं करेगी, विद्युत धारा आगे चलेगी नहीं। ठीक है, तो ये जो सीरीज वाला जो श्रेणी क्रम होता है, जिसे अपन सीरीज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो सीरीज वाला है इसमें ऐसा होता है कि एक युक्ति खराब होने के कारण आगे वाली जो भी युक्तियां होती है या फिर पूरा जो परिपथ होता है उसमें करंट का मान क्या हो जाता है? शून्य। ठीक है, तो इसके अलावा एक होता है समांतर, उन सभी के बारे में हम आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं परिपथों का संयोजन। ठीक है, देखो आपको किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, ठीक है, श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन जो है ये मैंने आपको बताया कि क्या है। देखो इसका जो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से धारा गुजारी, ये पॉइंट ए है, आप इनसे मत घबराया करो कि पॉइंट ए दे दिया, वैसे नहीं, डायरेक्ट अगर बताएगा तो क्या दिक्कत होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे ही आपको समझाने के तौर पे पॉइंट ए दे दिया। काफ़ी बार स्टूडेंटों के मन में होता है कि एक्स वाई ये सब आ जाता है, अरे यार तो एक्स वाई वाला क्वेश्चन आ गया। जो मैथ में थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए ऐसा होता है, एक माइंडली सोच हो जाती है। देखो मन के अंदर ऐसा सोच हो जाता है ना कि मेरे तो समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा होगा, मेरा होगा कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, सब चीज़ अरे कुछ नहीं सब कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए बनाया, यहाँ से मैंने धारा का प्रवाह किया, यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। मैंने यहाँ क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया, ये एक प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद मैंने धारा आगे प्रोवाइड करवाई, फिर मैंने यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगा दिया, कुछ इस तरीके से ये प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद आगे चले तो एक प्रतिरोध हमने और लगा दिया। बोला कितने प्रतिरोध लगाएंगे? तो जितने की हमें आवश्यकता होगी उतने प्रतिरोध लगाएंगे, जितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो धारा का गमन ए से बी की ओर हो रहा है, ए से बी की तरफ ये धारा बह रही है। ठीक है, तो धारा का ये जो बहाव है ये ए से बी की ओर है, यहाँ पे ये प्रतिरोध लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसे ही श्रेणी क्रम कहा जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम में मार्ग जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो मार्ग होता है वो केवल मात्र कितना होता है? एक। यहाँ अनेक मार्ग नहीं होते हैं, केवल मात्र एक ही मार्ग होता है, उसी से विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह। जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है, मैंने बताया था कि प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, जिसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ये माना कि जैसे कि 4 ओम का प्रतिरोध है, ये माना कि 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, 2, 4, 5। अब कहेगा कि यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में, यानी कि ए से जो धारा चल रही है वो बी तक पहुंचने में इसे कितने प्रतिरोधों का सामना करना पड़ रहा है? 3 प्रतिरोधों का। होता क्या है कि मुझे यहाँ पे एक युक्ति यहाँ लगानी है, एक मुझे यहाँ लगानी है और एक मुझे यहाँ लगानी है। ये वाली जो युक्ति है इसे अधिक करंट चाहिए, ये वाली जो है इसको क्या चाहिए? थोड़ा कम चाहिए, इससे कम चाहिए, और इसको और ज़्यादा कम चाहिए। तो इसीलिए ये प्रतिरोध लगाए गए हैं। अब यदि आपसे इनका तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, यानी कि कुल प्रतिरोध पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी श्रेणी संयोजन की बात की जाए और यदि इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि ये सीधा रहेगा तो ही श्रेणी रहेगी, नहीं,
यहाँ से अगर इसको घुमा दिया जाए, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी बार ये डाउट क्लियर नहीं होता है कि सीधा होता है वही श्रेणी में होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको घुमा दिया और मुझे एक परिपथ यहाँ लगाना है, माना कि एक परिपथ में एक विद्युत युक्ति यहाँ लगा दी, ठीक है, इस तरीके से, और इसको जो पावर चाहिए वो सेम, जैसे कि यहाँ पे कोई भी परिपथ है, इसको जो चाहिए वही इसको चाहिए। यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध और लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा दिया। इसका मान जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप रख सकते हैं कि इसका 10 ओम कर दिया अपन, ठीक है, कि 10 ओम इसका प्रतिरोध है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल में है, नहीं, देखो यहाँ पे जो धारा का मार्ग है, धारा जो चल रही है वो इधर से चल रही है, घूम घाम के इधर ही आ गई है ना भाई। तो ये घूम घाम के इधर ही आई है, लेकिन इसका जो मार्ग है वो एक ही है, तो आप इसको पैरेलल नहीं कह सकते, ये श्रेणी संयोजन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कुल तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, श्रेणी में जितने भी प्रतिरोध होता है उनको सीधा सीधा जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। यानी कि प्रतिरोध R जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी आएगा, यानी कि R4 R5 जितने भी रहेंगे उन सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, वही आपके क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। कौन सी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मुझे कुल प्रतिरोध चाहिए, मुझे यदि कुल प्रतिरोध चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस कितना 5 ओम और प्लस ये कितना 10 ओम, ठीक है भाई। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 5 10 15 4 19 2 21, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 21 ओम, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि श्रेणी संयोजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि श्रेणी संयोजन क्या है, किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। कुछ नहीं याद रखना, सभी को जोड़ देना है, सभी को जोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी दोनों का देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, मिश्रित संयोजन जो होता है, एक मिश्रित संयोजन जो कि श्रेणी और समांतर दोनों से मिलकर बनता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उनसे हम क्वेश्चन भी लेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी लेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो आगे वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया अपना श्रेणी संयोजन। अब बात करते हैं हम समांतर संयोजन की। देखो समझना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं समांतर संयोजन की, ठीक है। तो चलिए समांतर संयोजन, समांतर बोले तो पैरेलल, ठीक है, समांतर संयोजन, संयोजन, ठीक है। देखिए समांतर संयोजन क्या होता है, जिस परिपथ में या फिर कहें कि जहां पे अपन जो प्रतिरोध लगा रहे हैं, उस प्रतिरोध जो लगाया वहां पे या फिर किसी परिपथ में यदि धारा का प्रवाह अनेक मार्गों से हो रहा है, एक से अधिक मार्गों से, कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जहां पे मार्ग हो धारा बहने का, जो धारा प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके मार्ग 2 या 2 से अधिक हो, तो वह संयोजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, समांतर संयोजन, वो समांतर संयोजन में माना जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक प्रतिरोध यहाँ पे इंस्टॉल किया, मैंने प्रतिरोध लगा दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक प्रतिरोध मैंने इस जगह पे लगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक प्रतिरोध मैं और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध और इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे ये पॉइंट जैसे कि A है और ये पॉइंट B है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो धारा बह रही है, यहाँ से कोई भी धारा बह रही है, माना कि धारा X है, तो यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट निकल रहा है भाई, वही करंट ऊपर जाएगा, वही करंट इधर जाएगा और वही करंट नीचे की ओर जाएगा। तो यानी कि इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, तीनों में करंट का प्रवाह हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहां से इस युक्ति का कनेक्शन काट दिया जाए, इस युक्ति का, ये जो यहाँ पे जो जा रही थी लाइन, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो मुझे ये बताओ क्या करंट का मान शून्य हो जाएगा क्या, क्या करंट का मान शून्य हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे करंट का मान शून्य
तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी ये बंद परिपथ है, यानी कि देखो धारा यहां से बह रही है, यहां से इस तरीके से बहती हुई यहां तक पहुंच गई, इस तरीके से देखो यहां भी, यानी कि ये तो अभी भी क्लोज परिपथ है, बंद परिपथ है। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको काट दूं, ये भी कनेक्शन काट दिया, तो अब आप कहोगे कि धारा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जाएगी। कहां से? यहां से होती हुई, ऊपर से होती हुई इधर से जाएगी धारा, इधर से बहते हुए यहां तक ये पहुंच जाएगी। तो ये एक क्लोज परिपथ बन गया, यहां से ए से बी तक बंद परिपथ, यानी कि धारा कहीं से भी गुजर रही है। ठीक है, तो समांतर क्रम जो होता है, यानी कि पैरेलल जो संयोजन होता है, इसमें होता यह है कि यदि कोई वैद्युतिक जो परिपथ है, यदि उसमें बीच में कहीं डिफॉल्ट पाया जाता है, कहीं कट भी जाता है, या फिर कोई युक्ति है वो खराब हो जाती है, तो उसके बावजूद भी इसमें करंट का प्रभाव होता रहता है। तो ये एक फायदा होता है इसमें। देखो सीरीज में आपने देखा होगा कि श्रेणी के अंदर जो परिपथ लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि शादी जो होती है, शादी के अंदर आपने देखा होगा जो बेल लगाते हैं, जिसे हम लड़ी कहते हैं, कई जगह पे वहाँ पे लिपजिब कहा जाता है, कहीं पे उसको बेलड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, कभी भी आप देखोगे कि उसमें कभी एक जो बल्ब होता है वो यदि खराब हो जाता है, अगर उसमें सीरीज में कनेक्शन दिया गया हो, तो एक यदि बल्ब खराब हो जाता है तो आगे वाले, उससे आगे जो बल्ब रहेंगे या फिर पूरी के पूरे जो बल्ब रहेंगे वो काम नहीं करेंगे, वो जलेंगे नहीं, जबकि वहां पे खराब एक ही बल्ब हुआ था। तो ऐसा होता है कि वो सीरीज में होता है, तो एक युक्ति खराब होने के कारण करंट का वो परिपथ जो होता है वो खुला हो जाता है और करंट का फ्लो नहीं हो पाता, करंट आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए सभी की सभी युक्तियां जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस समांतर संयोजन की बात करें और यहाँ पे यदि प्रतिरोध आपसे पूछा जाए कभी भी, तो माना कि जैसे कि यहाँ पे ये 2 ओम का है, ये जैसे कि ये भी 2 ओम का है, अपन ये पाई नहीं है, ये ओम का ओमेगा है जो सिंबल होता है ओम को दर्शाने के लिए, और ये भी माना है कि 2 ओम का है। ठीक है, इस तरीके से अब आपसे कहा जाए कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ए और बीच के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या कुल प्रतिरोध कितना होगा, आपसे ये भी कहा जा सकता है। तो आपको देखो भाई कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे ये प्रतिरोध पूछा जाए समानांतर क्रम में यदि प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, 1/R, ये R क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है, ये तुल्य प्रतिरोध है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैंने 1/R क्यों किया? क्योंकि ये इसका नियम है, आगे जो हम यहाँ पे इनको योग करेंगे, या फिर आप यहाँ पे R तो कर सकते हो R बराबर, किंतु आगे जो इसका आंसर आएगा उसको अपोजिट करना होगा, यानी कि अंश को हर में करना होगा, हर को अंश में करना होगा। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट 1/R कर दो। तो 1/R के अंदर यहाँ पे ये तुल्य प्रतिरोध आएगा, और जब भी आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितना चलेगा, जितना भी होगा 5, 6, 7 जो भी होगा उनको इसी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पे मुझे तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यानी कि मुझे 1/R का मान चाहिए, तो मैं करूंगा पहला, इसको भी मान सकते हैं आप, इसको भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि R1 आप इसको ही मानो। ठीक है, तो ये R2 है, ये R3 है और ये R क्या है 4। ठीक है, तो R1 आप इसको भी मान सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1/, अगर ये अलग अलग इनका मान होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आप कर सकते हैं, जैसा कि इसको मैंने 3 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया। ठीक है, 4 ओम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ क्या कर दीजिए 4। अगर और भी प्रतिरोध यहाँ पे इंस्टॉल है, और भी प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप उनको भी प्लस करके 1/, में ही लिखना है। जो भी प्रतिरोध होगा वो आपको कहाँ लिखना है, हर में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व, आप मैथ इतना सा तो सबको ही को मालूम है कि इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो 2, 3, 4 इनका एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो 2, 3, 4 का 12 होगा, क्योंकि 12 में
4 का भाग भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है और 2 का भी चला जाता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे एलसीएम कितना ले लिया 12। अब 12 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 6 बार, तो 6 बार जाएगा तो जो जितने बार जाता है उसको अंश से गुणा करना पड़ता है, यानी कि 6 एकम 6 प्लस 3 का भाग कितने बार 4 बार, 4 तिया 12 होता है ना। तो 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 4 बार, 4 को गुणा 1 से किया तो कितना आया 4, 4 का भाग इसमें जाएगा 3 बार और 3 को गुणा 1 से किया तो कितना आया 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 4 और 3, 6 4 3 यानी कि 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13। तो टोटल यहाँ पे जो यहाँ पे 1/r का मान आया वो आ गया 13/12 है ना, 13/12 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो मान आया वो 1/r का मान आया, 1/r का मान कितना आया 13/12। यदि आपको r का मान चाहिए तो इधर देखो, अगर इसको आप बदल रहे हो तो इसको भी क्या कर दो बदल दो, यानी कि मैं कहूँगा r/1, तो हर के अंदर 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 12/13 जो ओम है ये यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया तुल्य प्रतिरोध। देखो होता क्या है, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध लगाए जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध इनसे कम पाया जाएगा, क्योंकि यदि आप 12/13 का मान निकालोगे तो ऐसे भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के लगाओगे, यानी कि इसका मान लगभग 1 से भी कम आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि समांतर परिपथों में या समांतर संयोजन में यदि प्रतिरोध लगाए जा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध लगाए जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो यहाँ पे बहुत कम पाया जाएगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कम करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो हम आगे जो बात करेंगे वो करेंगे मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन। ठीक है भाई, देखो मिश्रित संयोजन क्या है कि मिश्रित संयोजन के अंदर मिश्रित, चलो एक बार हम लिख देते हैं मिश्रित संयोजन। देखो जहां पे श्रेणी और समांतर दोनों का प्रयोग किया गया, यानी कि कुछ परिपथों में, कुछ प्रतिरोधों में श्रेणी संयोजन आ रहा है काम में और कुछ प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है, कुछ को श्रेणी में और कुछ को समांतर में। तो ऐसा जो परिपथ होगा या फिर ऐसा जो संयोजन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे मिश्रित संयोजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने बिंदु ए है ये, और बिंदु ए से मैंने धारा का प्रवाह किया, धारा का प्रवाह करते हुए मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद मैं आगे पहुँचा, आगे पहुँचने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इस धारा को इस डायरेक्शन में भेज दिया और यहाँ आगे जाके मैंने एक परिपथ और लगा दिया, कुछ इस प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, यहाँ आगे प्रतिरोध लगाने के बाद मैंने यहाँ से ये धारा, देखो इसका एक और मार्ग बना दिया, और ये जो मार्ग है ये वाला जो मार्ग, ठीक है, यहाँ भी मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया कुछ इस तरीके से। एक मैं यहाँ से और मार्ग बना देता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी, बाकी 2 में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि जो अपने समांतर परिपथ अभी देखा था तो वो वही वाला है। ठीक है, तो ताकि समझने में आसानी रहेगी, बाकी क्वेश्चन हम दूसरे भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगाया, कुछ इस तरीके से प्रतिरोध ये हमने इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ से हमने इसको क्लोज परिपथ बना दिया, बंद परिपथ कर दिया। अब यहाँ से आगे धारा और बहेगी, ये कहेगा आगे और जाने दो, और यहाँ पे एक प्रतिरोध हम और लगा दिए, ये प्रतिरोध लग गया, और ये पॉइंट बी तक धारा का प्रवाह करा दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि जो सीरीज में रहेंगे उसे सीरीज में कर देंगे, जो समांतर रहेंगे उनके समांतर के आधार पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे कि इसका मान लीजिए प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम दिया गया है, इसका 4 ओम दिया गया है, इसका माना कि 5 ओम दिया गया है, और इसका भी माना कि 4 ओम ही दिया गया है। इसका जैसे कि 10 ओम दिया गया है, इसका जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 12 ओम है।
तो कुल प्रतिरोध याद करो। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा समझना है कि पहले ये बीच में जो फंस रहा है ना, इसी को मुझे हल करना है, क्योंकि मैं इन तीनों प्रतिरोधों को निकालकर एक प्रतिरोध बना लूंगा, एक तुल्य प्रतिरोध बना लूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, समांतर में है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या होगा, r3। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे यदि मुझे तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो 1 क्या करूंगा, 4 प्लस 1/5, और यहाँ भी कितना है, 1/4। तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो देखिए इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें इनका क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम जो आ रहा है यहाँ पे बराबर करके हम कर देते हैं। एलसीएम इनका जो आ रहा है वो आ रहा है 20 आ रहा है। 20 में 4 का भाग कितने बार, 5 बार। बस ऐसे कैसे लिख दो, जितने बार भाग जाता है वही लिख दो आप, तो ठीक है, क्योंकि ऊपर हमेशा एक ही रहेगा, तो 1 से गुणा करने का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 5 बार गया, प्लस का चिन्ह वैसे वैसे, 5 का भाग दिया तो कितने बार, 4 बार, और 4 का भाग दिया तो कितने बार, 5 बार। ठीक है, तो 5 5 10 और 4 कितना हो गया, 14, यानी कि 14 बट्टे के अंदर कितना, 20। ये आपका क्या आ गया, 1/r का मान। लेकिन मुझे यदि r का मान चाहिए तो r के मान के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको बदलना होगा, यानी कि उल्टा करना होगा। तो मैं कहूंगा कि r इक्वल टू 20 बट्टे में कितना है, 14। ये केवल किसका मान आया, यहां पे ये जो 3 समांतर प्रतिरोध लगे हुए हैं इनकी वैल्यू आई है, इनका तुल्य प्रतिरोध आया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे देखो ऐसे कैसे, ये जो प्रतिरोध है ये तो 10 ओम का था ही भाई, ये तो 10 ओम का था ही, लेकिन यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आया वो टोटल करके मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो प्रतिरोध आया, ठीक है, ये प्रतिरोध कितने का आया, 20/14 ओम का, 20/14 ओम का आ गया। और ये प्रतिरोध कितना है यहाँ पे, आप कहोगे कि ये तो 12 ओम का है, तो ठीक है 12 ओम का है तो 12 ओम ऐसे कैसे रख दो, 12 ओम वैसे कैसे रख दो। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो अब परिपथ बन गया, तो आप कह सकते हैं कि ये जो परिपथ है ये तो भाई श्रेणी में बदल गया। अरे पहले मिश्रित था, अभी किस में आ गया, ये श्रेणी परिपथ में, सीरीज में आ गया। तो इनका क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी के अंदर तो r1 प्लस r2 प्लस r3 कुछ इस तरीके से होता है, ये r की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे 10 और 12 सीधा कितना हो गया, 10 और 12 22 है ना, तो ये तो हो गया 22। तो अपन कह सकते हैं कि 22 प्लस में कितना है, 20/14। अगर आप आगे इसको हल करना चाहो तो कर सकते हैं, हालांकि आप इसे काट भी सकते हैं कि 2 का भाग इसमें 7 बार और 20 में कितने बार, 10 बार। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसको कि 20 सही 10/7। देखो ये प्लस का चिन्ह जो होता है ना, इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 सही 10/7 बीच में नहीं भी दर्शाया जाता है तो भी प्लस का चिन्ह माना जाता है। यदि आगे भी आप हल करना चाहो तो इसको कर सकते हो, 7 को गुणा 20 से करोगे तो 140 होगा, 140 में 10 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। तो 150/7 जो ओम है ये इसका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और हम क्वेश्चन लेते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको माइंड में सोचना ये है कि ये प्रतिरोध जो लगे हुए हैं ये कौन सा इनका संयोजन बन रहा है, कौन सा तो सीरीज में है और कौन सा समांतर में है। अगर ये चीज आपको पहचाननी आ गई तो आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध के संयोजन से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और मैं और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए देखो, मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया कुछ इस तरीके से इस जगह पे। ठीक है, ये प्रतिरोध हमने लगा दिया, और एक प्रतिरोध माना कि मैंने इस जगह पे लगा दिया, इस जगह पे इस तरीके से। ठीक है, और इसको इधर से हमने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल आकृति के अंदर कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया। एक प्रतिरोध और आप यहाँ लगा सकते हैं, चलो हम लगा ही देते हैं। तो एक प्रतिरोध हमने और यहाँ पे इंस्टॉल किया,
यहाँ पे एक प्रतिरोध हमने और लगा दिया। ये सर्किट कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है, इस जगह पे बिंदु ए है और इस जगह पे बिंदु क्या है, बी। अब ये कह रहा है कि बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो भाई, एक चीज आपको मैं समझा दूं कि यहाँ जो धारा जा रही है ना, वही धारा इधर जाएगी। मतलब ये जो धारा जा रही है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इधर जो धारा जा रही है वही धारा इधर जाएगी, इधर धारा अलग रहेगी, ठीक है। तो एक चीज को आपको समझना है कि ये धारा जो है ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, यहाँ से धारा निकल रही है ना, तो ये जो धारा जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसके मार्ग कितने हो गए, दो, इसके दो मार्ग हो गए। किंतु आप ये समझो कि इधर से जो धारा जा रही है वही इधर से जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला प्रतिरोध और ये वाले जो प्रतिरोध है, ये दोनों के दोनों है, इनका मार्ग एक ही है, इन दोनों का क्या है, मार्ग एक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो रहेंगे ये किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, यानी कि श्रेणी संयोजन इनका रहेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर बात करें तो इनका यदि मान लीजिए प्रतिरोध यहाँ पे जैसे कि इसका दे दिया 2 ओम, इसका 2 ओम दे दिया, इसका भी जैसे कि 4 ओम दे दिया, इसका 1 ओम दे दिया प्रतिरोध, और यहाँ पे इसका दे दिया 5 ओम। अब आपसे कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, ये देखना है कि यहाँ से जो धारा निकल रही है वही धारा इसमें जा रही है, यानी कि वही करंट यहाँ पे हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो धारा गुजर रही है, देखो आप देख सकते हो यहाँ से जो धारा गुजर रही है वही इसमें जा रही है। तो आप कह सकते हो ये और ये दोनों, ये भी किस में है, सीरीज में है, यानी कि श्रेणी में है, श्रेणी संयोजन में है। तो इसको आप दोनों को सीधा जोड़ दोगे, यानी कि 1 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 5, यानी कि इन दोनों का जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 5 ओम। अब यहाँ पे कितना है, 2 ओम। तो ये भी जो है ये केवल मुड़ा हुआ है यहाँ पे, बाकी है ये सीरीज में। तो 2 ओम और 5 ओम, इन दोनों को भी आप जोड़ दोगे। देखो देख के वैसे ही कर देना है, बार बार वो मैं समझाने के लिए बोर्ड पे आपको कहता हूँ, बाकी आप ऐसे ही कर देना कि 1 और 4 कितना, 5, 5 और 2 कितना, 7। ये लो जी, ये 7 हो गया, ये तो 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, अभी देखो ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गया अपना, ये वाला डायग्राम बन गया। अभी यहाँ बिंदु क्या था, ए, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया गया, तो बिंदु ए से यहाँ पे 2 मार्ग बन गए, तो ये समांतर प्रतिरोध में आ गए। अब यहाँ का प्रतिरोध तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को तुल्य प्रतिरोध करके इसी में इन्वॉल्व कर दिया। तो ये कितने आ गया, 7 ओम का आ गया, और ये कितने ओम का दे रखा है कि ये भाई साहब 5 ओम का है। तो अब ये जो दोनों आए हैं ये समांतर परिपथ में आएंगे, है ना। तो ये समांतर परिपथ में आएंगे, तो इनको हल करने का तरीका क्या है, 1/r प्लस 1/r2, ठीक है। इस तरीके से हल करेंगे इसको, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 1/7, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/5, यानी कि r2 की वैल्यू कितनी है, 5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा। तो 35 का भाग 7 में तो 5 बार, और 5 का कितने बार, 7 बार। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, और बट्टे में कितना है यहाँ पे 35, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो मान आया वो आया 1/r का, तो हमें r का मान चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि r = 35/12 है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये जो आ जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको मिश्रित जो भी मिश्रित संयोजन में प्रतिरोधों का डायग्राम यदि दिया जाए तो उसका आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको इस तरीके से बता दिया, आप आगे भी क्वेश्चन करना, यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।